तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो वेक्टर कैलकुलस का बैकबोन है, लाइन इंटीग्रल। आपको कभी कंफ्यूजन हुई है कि कोई फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, या समझ नहीं आया कि कर्ल जीरो क्यों होता है या नहीं होता? तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो है नॉन कंजर्वेटिव के। अब कैसे पता चलता है कि कोई फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है या नहीं? तो हमें इस तरह एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें हमें कहा जाएगा एक फील्ड है जिसमें ये एक्स वाई आई वेक्टर प्लस वाई स्क्वायर जे वेक्टर प्लस एक्स अंडर रूट जेड के वेक्टर। तो ये एक फील्ड दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि भाई मालूम करो कि ये फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है या नहीं, प्रूफ करो। तो कैसे पता चलेगा? किसी भी फील्ड को अगर आपने चेक करना है कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो हमेशा हम क्या करेंगे, हम उसका कर्ल निकालेंगे। अब कर्ल निकालते ही अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो फील्ड क्या होगी आपकी? कंजर्वेटिव। लेकिन अगर आंसर नॉन जीरो आता है तो वो फील्ड क्या होगी? नॉन कंजर्वेटिव। तो आइए हम कर्ल निकालते हैं सबसे पहले इस फील्ड का। तो कर्ल कैसे निकलता है? कर्ल के लिए हम सबसे पहले इस तरह का एक इसका सिंबल है कर्ल निकालने का, क्रॉस बीच में लगता है और जिस फील्ड का निकाल रहे हो वो क्या है? एफ। तो साथ में एफ आ जाता है, इसके साथ आ जाता है डेल का साइन। तो कर्ल किस तरह निकलता है? आपने इस तरह से एक ब्रैकेट बनाना है। सबसे टॉप पे यहाँ पर आ जाता है आई वेक्टर, यहाँ आ जाता है जे वेक्टर और यहाँ आ जाता है के वेक्टर। अच्छा, आई के नीचे आ जाता है पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, यहाँ आ जाता है पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई, यहाँ आ जाता है पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड। अच्छा, अब इस वाले पार्ट में वो वैल्यू आती है जो आई के साथ होती है, वो टर्म आ जाती है। फिर जो टर्म जे के साथ होती है, जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो वो यहाँ आ जाएगा। और फिर जो टर्म के साथ होती है वो यहाँ आ जाती है। इतना करने के बाद फिर आपने क्या करना है? जो सबसे पहला एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है? आई। आपने आई को ऐसे लिखा और एक ब्रैकेट ओपन किया। फिर आपने देखा कि आई जिस कॉलम में है उसको छुपा दो और जिस रो में है उसको छुपा दो। तो पीछे जो ये चार बचे हैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपस में माइनस हो जाएंगे। ये इस तरह आपने इसको मल्टीप्लाई किया और आपस में क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ प्लस का साइन था, अब यहाँ आपने लगा देना है माइनस जे। अब आप किस पे आ गए? अब आप जे पे आ गए। ब्रैकेट ओपन होगा। अब आपने जिस कॉलम में जे है वो कॉलम छुपाया और जिस रो में है वो रो छुपाई। तो आपने देखा आपके पास ये दो बचे और ये दो, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे। ये हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा इससे। तो क्या? पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई हो गया किससे? एक्स अंडर रूट जेड से, माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया? एक्स वाई से। प्लस का साइन आ जाएगा, अल्टरनेट है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, के वेक्टर। ब्रैकेट ओपन। अब के जिस कॉलम में है वो कॉलम छुपा दो और वो जिस रो में है वो रो छुपाओ। तो आपके पास ये चार बचे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर से, माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई से, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आपने इन सब का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर आपने चेक किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, अंदर कोई टर्म नहीं थी तो ये हो गया 0। यहाँ आपने चेक किया विद रिस्पेक्ट टू जेड, अंदर कोई टर्म नहीं थी जेड की तो वो भी हो गया 0, माइनस जे। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है और यहाँ पर हमारे पास अंदर ब्रैकेट में एक्स दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो आपके पास जो था वो आ जाएगा अंडर रूट जेड, एज इट इज आ जाएगा, माइनस यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है, अंदर हमारे पास जेड की कोई टर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगी? 0, प्लस के। अब
इसके अंदर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं थी, ये हो गया 0 माइनस। अब यहाँ कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू y निकालो, तो y जो है वो ऑलरेडी पड़ा है, y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो पीछे क्या बच जाएगा x एज इट इज आ जाएगा। अब पीछे हमारे पास क्या बचा, i हो गया हमारे पास 0, j हमारे पास क्या आया √z, और k हमारे पास क्या आया माइनस का x। तो हमारे पास जो ये कर्ल निकल के आया है ये 0 में नहीं आया, तो इसका मतलब कर्ल जो है वो नॉट इक्वल है 0 के, देन द फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। अब फील्ड जब नॉन कंजर्वेटिव हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें इस क्वेश्चन में एक पाथ गिवन होगा, ये c होता है, c का मतलब होता है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। इस पाथ में हमें एक x की वैल्यू दी जाएगी, एक y की और एक z की। ये पहली वैल्यू x के लिए होती है, दूसरी y के लिए और तीसरी z के लिए होती है। तो इस पाथ को यूज करके हम अब इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पाथ में हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है sin t, वो आपने यहाँ लिख दी। फिर पाथ में आपने देखा y की वैल्यू क्या है, वो है cos t, वो आपने यहाँ लिख दी। उसके बाद आपने देखा z की वैल्यू क्या है, वो थी t का स्क्वायर, वो आपने यहाँ लिख दी। ये जो पाथ गिवन है ना x y z, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम इसको किस चीज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हर किसी के साथ क्या लगा हुआ है, t लगा हुआ है। तो dx अपॉन dt, ठीक है, इक्वल टू साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन t का डेरिवेटिव होगा cos t, ठीक है, dy अपॉन dt। cos t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन t। इसी तरह dz अपॉन dt, हमारे पास t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, ठीक है। अब ये जो dt नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको वहां जाके मल्टीप्लाई करवा दो, dx इक्वल टू cos t dt माइनस dy इक्वल टू माइनस साइन t dt, कॉमा dz इक्वल टू 2t और dt। इतना कर दिया। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने f1 निकालना है, f2 निकालना है और f3 निकालना है। ये सारे स्टेप्स आपने इसी तरह करना है। अब f1 आपके पास क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको ये जो वेक्टर फील्ड दी गई थी, इसमें जो टर्म i के साथ है, i वेक्टर के साथ है, वो f1 होगी। जो टर्म j के साथ है वो f2 होगी, और जो टर्म k के साथ है वो f3 होगी। तो i के साथ क्या है x y, तो f1 क्या होगा हमारे पास एक्स वाई। जे के साथ क्या था वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, और के साथ क्या था एक्स अंडर रूट जेड, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज पुट कर देनी है। वो कहाँ से आएंगी सर, वो यहाँ से आएंगी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे, उसकी वैल्यू जो क्या है क्या साइन टी, वाई की वैल्यू क्या है कॉस टी, ठीक है। F1 निकल के आ गया। अब निकालेंगे F2। F2 में y स्क्वायर है, मतलब कि cos स्क्वायर टी। F3 के अंदर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है जो कि क्या है साइन टी, और z की वैल्यू है जो कि क्या है t का स्क्वायर, तो वो आ जाएगी अंडर रूट के अंदर, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक जो टी बचेगा वो टी आपने साइन से पहले लिखना है। ये साइन टी स्क्वायर नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो टी अलग है। अगर आपने इसके साथ लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है, इसके बाद आपने क्या करना है F1 को, इसके बाद क्या करना है आपने F1 को dx से मल्टीप्लाई करा देना है,
F2 को dy से मल्टीप्लाई करा देना है और F3 को dz से मल्टीप्लाई करा देना है। अब ये जो F1 आपके पास आया है, इसको F1 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? dx से। तो dx आपके पास क्या है? cos t dt। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो आपके पास क्या बनेगा? sin t cos स्क्वायर t dt, यही बनेगा। उसके बाद F2 को और dy को मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनेगा? माइनस sin t cos स्क्वायर t dt, यही बनेगा। उसके बाद F3 dz को मल्टीप्लाई करा दो t sin t और 2t dt, तो ये आपके पास क्या होगा? ये वाला 2t और ये वाला t, ये वाला t और ये वाला t आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 2t स्क्वायर sin t dt। ठीक है, इतना करने के बाद आपने अब क्या करना है? इंटीग्रेशन लगा देनी है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ जो f डॉट डी आर हमें क्वेश्चन में बताया था उसका फॉर्मूला क्या है? वो है f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। अब यहाँ पर हमने लिमिट्स क्या लगानी है? तो लिमिट्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी गई थी। वो क्या है? 0 से लेके पाई। तो यहाँ पर लिमिट्स लग जाएंगी ऊपर 0 से पाई। ठीक है, अच्छा अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कर देता हूँ। तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, f1 dx की, f2 dy की और f3 dz की। तो लिमिट्स थी मेरे पास 0 से पाई। f1 dx की वैल्यू मेरे पास है sin t cos स्क्वायर t dt प्लस f2 की वैल्यू मेरे पास क्या है? f2 dy की वो है माइनस sin t cos स्क्वायर t dt। ठीक है, उसके बाद f3 dz की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? 2t स्क्वायर sin t dt। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस आपस में माइनस हो जाएगा और एक वैल्यू ये पूरी प्लस की बनेगी, पूरी माइनस की बनेगी, ये पूरी क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो पीछे आपके पास क्या बचा? पीछे आपके पास ये बचा। यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड यूज करेंगे जो कि कहलाता है टेबुलर इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि एक टर्म को हम उसका जब डेरिवेटिव निकालें तो वो एक टर्म 0 की तरफ जा रही होती है और दूसरी को हम इंटीग्रेट करवाते हैं। मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से। आपने क्या करना है? एक साइड पे डेरिवेटिव लोगे एक टर्म का, दूसरी साइड पे इंटीग्रेशन लोगे एक टर्म का। आपने डेरिवेटिव उस टर्म का लेना है जिसका डेरिवेटिव एंड में आ जाए क्या? 0। तो इसका हमें पता है डेरिवेटिव लेंगे बार बार तो वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो 2t स्क्वायर आपने यहाँ लिख दिया और उसका आपने डेरिवेटिव लिया। तो एक बार 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो ये पावर यहाँ आएगी, क्या बनेगा? 4t। जब आप दोबारा इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या बनेगा? t, सॉरी 4। और 4 का जब दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो क्या बनेगा? 0। तो यहाँ पर आके 0 आके खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है? दूसरी टर्म को इंटीग्रेट करवाना है कहाँ तक? यहाँ तक ही जहां पर आपका यहाँ पर 0 खत्म हुआ है। अब आपने इसको क्या करना है? साइन टी को एज इट इज लिख देना है। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस टी। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी, उसका उलट ही होगा। अब माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? तो माइनस कॉस टी का अगर इंटीग्रेशन देखें तो वो हमारे पास आएगा माइनस साइन टी। क्यों? क्योंकि कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव? माइनस साइन होता है। तो माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव प्लस का साइन होना चाहिए। इसका मतलब इंटीग्रेशन हमारे पास उसका ऑपोजिट आएगा जो कि क्या आएगा? माइनस का साइन टी। अब साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? कॉस टी। लेकिन उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी। अब यहाँ पर माइनस साइन टी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा पॉजिटिव में कॉस टी। ठीक है,
अब आपने इन तमाम का इंटीग्रेशन निकाल दिया आपने। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव वाली पहली टर्म और इंटीग्रेशन वाली दूसरी टर्म, इन दोनों को आपस में आपने ऐसे ज्वाइन करना है, दूसरी को तीसरी के साथ और तीसरी को चौथी के साथ, और अल्टरनेट साइन लगा देने हैं, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। अब ये 2t² और माइनस कॉस टी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2t² cos t मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस का साइन यहाँ आ गया। अब बीच में साइन क्या आएगा, माइनस, और एक ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4t और साइन t मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट साइन क्या आ रहा है, प्लस। 4 और ये cos t आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गई है। अब इसके ऊपर आपने लगानी है लिमिट। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। t की जगह सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, पाई का स्क्वायर cos पाई प्लस 4 पाई, t की जगह हमने लगाना है। ठीक है, पाई प्लस 4 cos पाई। ठीक है, ये आ गई हमारी अपर लिमिट। अब माइनस का साइन आएगा। अब लगाएंगे लोअर लिमिट, -2 t की पावर 2 थी, मतलब 0 की पावर 2 cos t हमारे पास 0 है। अब प्लस अपर लिमिट पाई थी, लोअर लिमिट 0, तो पहले पाई लगाई, अब लोअर लगा रहे हैं। +4 0 साइन 0 प्लस 4 cos 0। अब हम क्या करना है, हमने पाई की वैल्यू लिखनी है। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3.142 उसका स्क्वायर। और cos पाई हमारे पास क्या होता है, cos पाई की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकालनी है। अब कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर में आपने सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैं करके दिखा देता हूं। ये कैलकुलेटर आपके पास ऐसा लेना है, अपने साइंटिफिक शिफ्ट मोड दबाना है, उसके बाद ये 4 नंबर पे है रेडियन, तो आपने इसको रेडियन में कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये रहा कॉस, शिफ्ट दबा के ये एक्सपोनेंशियल का जो बटन है यहाँ पर आप दबाएंगे तो ये रहा आपका पाई आ जाएगा। तो इसकी जब आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। तो यहाँ पर आपने कॉस पाई की वैल्यू क्या निकाल दी, -1 प्लस 4 पाई निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 4 पाई को 4 पाई ही रहने देना है, इसको फिलहाल नहीं छेड़ना। साइन पाई हमारे पास क्या आएगा, साइन पाई हमारे पास हो जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 4 कॉस पाई क्या होता है, -1। ठीक है, माइनस ये 0 हो जाएगा सारा। अच्छा, ये साइन 0 हमारे पास आई थिंक 0 ही होता है, साइन 0 हमारे पास 0 होता है, हाँ। तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस कॉस 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद -2, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2 को मल्टीप्लाई करा दो 3.142 के स्क्वायर से, जो कि क्या है 19.744। ये आ गया हमारे पास 19.744, और ये -1 था साथ में, तो ये माइनस माइनस प्लस कर प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 0 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -4 माइनस इस वाले पूरे टर्म के अंदर हमारे पास 4 1 4, ये एक बच जाएगा, बाकी तमाम 0 हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 19.744 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -8। जब आप इसमें से 8 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा ये आंसर। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट था। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, तो हम इसमें कर्ल नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसका कर्ल निकाल चुके हैं, सिर्फ इसमें पाथ चेंज है।
बाकी फील्ड वही यूज हो रही है, उसी फील्ड को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, और इसका आंसर मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपके पास -2/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, जिसमें उसके अंदर उसको ये फोर्स दी गई है, और उसको एक पाथ दिया गया है, और उसको लिमिट दी गई है 1 से 2 तक की। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आपने कर्ल नहीं निकालना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया गया है कि फील्ड जो है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। अगर वो कहें कि शो दैट द फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, तो यहाँ हम डायरेक्ट इनको यूज करते हुए हम बना देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, t है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, t का स्क्वायर। और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, √t। डेरिवेटिव ले लेंगे, dx इक्वल टू dt, dy इक्वल टू 2t dt में डायरेक्ट कर रहा हूं अब, dz इक्वल टू, अच्छा जी, इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे भाई, इसका डायरेक्ट नहीं करते, इसका मैं आपको बता देता हूं। चलो, अंडर रूट को खत्म करें तो क्या आएगा भाई, पावर में 1/2 आएगा। अब डेरिवेटिव लें जब इसका, तो 1/2 पावर से पहले आएगा, और पावर में एक माइनस हो जाता है, जो कि आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर माइनस का 1/2। अब ये माइनस का 1/2 है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस t को अपॉन में ले जाएंगे, ताकि ये पॉजिटिव का 1/2 बन जाए। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद ये जो dt था, ये वहां जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो dz हमारे पास क्या आएगा, 1/2 t की पावर 1/2 और dt, कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं f1। f1 हमारे पास क्या है, फील्ड जो है पिछले क्या कहते हैं, फील्ड जो है हमें क्वेश्चन में दी गई है। f1 वो होगी जो आइटम के साथ होती है, तो f1 हम लिख देंगे यहाँ पर xy²। f2 क्या होगा हमारे पास, f2 हो गया वो टर्म जो z के साथ होती है, जो कि क्या है, yz²। f3 क्या होगी हमारे पास, f3 वो टर्म होगी जो k के साथ होती है, तो ये आ जाएगा zx²। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। x की वैल्यू क्या है, t, y² की वैल्यू क्या है, t का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, t का क्यूब, f2 आ जाए। y की वैल्यू क्या है, t का स्क्वायर, और z की वैल्यू क्या है, √t, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, t का क्यूब, f3। z की वैल्यू क्या है, √t, और x² की वैल्यू क्या है, वो है t, x की वैल्यू है t, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अंडर रूट को यहां से हम खत्म करके हम क्या करेंगे, इसको हम पावर बना देंगे, और ये हो जाएगा 2। उसके बाद हमें पता है जब बेसिस सेम हो जाए तो क्या पावर एड्स हो जाती हैं, जी बिल्कुल ऐड हो जाती हैं। ऐड होने के बाद वो क्या बनेगी, ऐड होने के बाद वो आपके पास बन जाएगी 5/2। तो f3 आपके पास क्या आ गया, 5/2। ठीक है। अब हमने f1 को dx से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये f1 है और ये dx है, तो ये क्या बनेगा, d3 dt। f2 को हमने dy से मल्टीप्लाई कर देना है, ये f2 है और ये dy है, तो 2 और ये वाला t और ये वाला t पावर z होंगी, क्यूब बन जाएगा, और dt आ जाएगा साथ। पावर यहाँ पर t2 नहीं, सॉरी, यहाँ पर t3 आई थी मेरे पास, तो t3 और एक ये t, यह पावर मिल जाएगी आपके पास 4। अब
F3 निकालेंगे तो F3 में हमारे पास एक पावर है t की पावर 5/2 और dz क्या है मेरे पास, dz कहाँ गया, dz ये रहा, तो dz मेरे पास क्या है, वो है 1/2 t की पावर 1/2 dt। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई भी करना है F3 को, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे सबसे पहले ये जो t की पावर 1/2 है इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। ये 5/2 है, ये t की पावर 1/2 ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी 1/2, और ये वाला 1/2 एज इट इज dt। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब बेसिस सेम हो, पावर ऐड या माइनस होती हैं, तो हम बेस को एक बार लिखेंगे 5/2 माइनस 1/2 और ये 1/2 dt एज इट इज। इसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो आपके पास बनेगा 4/2, तो 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 dt, और ये आपके पास बिल्कुल फाइनल बन के आ जाएगी कुछ इस तरीके से F3। इतना करने के बाद सेम वही प्रोसेस होगा, हमने इंटीग्रेशन लगानी है f डॉट डी आर करके, क्या होती है f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। लिमिट क्या है, लिमिट हमें क्वेश्चन में बता दी है, 1 से लेकर 2 तक की लिमिट है, ये रही ऊपर बताया हुआ है, 1 से 2 तक की लिमिट है। अच्छा जी, अब f1 की वैल्यू जो आई है आपने वो वैल्यू लगा देनी है f1 dx की। तो f1 dx की क्या है ये वैल्यू, मैंने जब देखा कि x का t था और y की t स्क्वायर थी, तो मैं एक स्टेप करना वो ये भूल गया कि x के ऊपर x पे t आ गई और y की ऑलरेडी t स्क्वायर है और एक स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा हुआ है, तो वो t की पावर 4 हो जाएगी और 4 + 1 ये हो जाएगी आपके पास t की पावर 5। तो f1 dx हमारे पास क्या है, f1 dx हमारे पास है t की पावर 5 dt प्लस f2 dy। f2 dy की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2t की पावर 4 dt प्लस ये 1/2 t स्क्वायर dt। हम कर देते हैं, हर जगह हर चीज पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा और अंदर वाले पार्ट पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर वाले पार्ट पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज करते हैं। ठीक है, ये मैंने एज इट इज वापस लिख दिया। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जब किसी भी पावर पे इस तरह की कोई वैल्यू पे इंटीग्रेशन की जाए तो पता है क्या होता है, पावर में एक एडिशन कर देती है। तो यहाँ पर 5 + 1 इंटीग्रेट, जब मैं t की पावर 5 को इंटीग्रेट करवाऊंगा ना, तो वो पावर में ऐड कर देगी, एक एक नंबर ऐड कर देगी और जो नंबर ऊपर पावर में आएगा उसको उससे डिवाइड भी कर देगी। तो इंटीग्रेशन के वक्त 5 + 1 होगा तो वो क्या होगा, t की पावर 6 हो जाएगी, और सेम उसी t की पावर 6 में जो पावर आई है 6 उसी को नीचे वो क्या करेगी, डिवाइड भी कर देगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर t की पावर 4 है तो वो +1 करके अपने आप में एक पावर में इजाफा करेगी और अपॉन में भी वही नंबर आ जाएगा +1/2। सेम इसी तरह यहाँ पर भी पावर में एक इजाफा होगा और वही नंबर नीचे भी आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये जो अपॉन वाली वैल्यूज हैं इन सबको हम बाहर कर देते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 1/6 और अंदर आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा t की पावर 6 लिमिट लगा के 2/5, अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा t की पावर 5 और ऊपर आ जाएगी लिमिट प्लस 1/2 और ये 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6 बन जाएगा और अंदर आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है,
1/6 सबसे पहले अपर लिमिट लगेगी जो कि क्या है 2⁶ माइनस 1⁶, ठीक है, प्लस 2/5 2⁵ माइनस 1⁵ प्लस 1/6 2⁵ माइनस 1⁵, ठीक है, लिमिट्स लगा दी मैंने। अब 2⁶ क्या होता है 64 और 1 कुछ भी हो वो एज इट इज आ जाता है। 2⁵ 32 माइनस 1 प्लस 1/6 2⁵ 8 माइनस 1। अब इन सब में एक एक माइनस हो रहा है और वो नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड भी हो रहा है। 32 में से एक माइनस होगा 31 बनेगा और 31 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 62/5 प्लस 8 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 7 7 1 7 7/6 ये आएगा आपके पास। और इन तमाम को सॉल्व करोगे आप तो आपके पास 361/15 आएगा जो कि 24.06 के बराबर है आंसर। ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से होगा। इसमें आपको एक फील्ड दे दी गई है और इसमें कहा है कि पहले फाइंड करो कि फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है या नहीं। तो आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इंटीग्रेशन करके जिस मेथड से मैंने अभी करवाया था इससे पिछला वाला क्वेश्चन सेम उसी मेथड से होगा और इसका आंसर आपके पास आएगा -8/5। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें फील्ड का इस्तेमाल यही फील्ड यूज हो रही है लेकिन पाथ अलग है हमारे पास। यहाँ पर पाथ हमारे पास कुछ और था, यहाँ पर फील्ड सेम है। ठीक है, तो इसमें दोबारा आपने नॉन कंजर्वेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने सॉल्व करना है और पाथ के लिए। और इसका आंसर आपके पास आएगा 16/3। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक x की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 1 - t। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर आपको i दिया हुआ है, j दिया हुआ है, k नहीं दिया हुआ। तो आप जब इसका कर्ल निकाल रहे होंगे ना तो हम कर्ल में यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हम k की यहाँ पर वैल्यू लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर उस k की हमारे पास वैल्यू अब दी नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू के आगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। बाकी उसको सॉल्व इसी तरीके से करना है, इसका कर्ल सेम इसी तरीके से निकलेगा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये दो हैं x और y, तो हम इसका dx निकालेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, dy इक्वल टू डी dt/t। तो यहाँ पर t का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा अगेन। तो dx इक्वल टू dt, dy इक्वल टू dt। अब f1 के लिए करेंगे हम। f1 क्या है हमारे पास x² और f2 क्या है हमारे पास, f2 है हमारे पास x³। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 - t, उसका स्क्वायर ले लेना है। और y क्या है मेरे पास t। f2 में क्या है x क्या है 1 - t, इसका आ जाएगा क्यूब। ठीक है, कि f1 को dx से मल्टीप्लाई करा देना है, f2 को dy से मल्टीप्लाई करा देना है। तो f1 और dx आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो f1 हमारे पास ये था, dx हमारे पास ये था, तो क्या आएगा ये। अच्छा, एक चीज और, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ये माइनस का dt है ना, बाकी एज इट इज। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, f2 हमारे पास ये है, dy हमारे पास ये है, तो क्या होगा 1 - t, इसका क्यूब और साथ में आ जाएगा dt। फॉर्मूले के अंदर इन दोनों को पुट कर देना है। लिमिट हमें क्वेश्चन में क्या दी है 0 से 1, तो ये आ गई 0 से 1 लिमिट भी। f1 की क्या वैल्यू थी, f1 की थी -1 - t और
टी डी टी प्लस F2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 माइनस टी का क्यूब डी टी। अब इस डी टी को मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसमें डी टी को कॉमन ले लूं यहां से भी बाहर तो मेरे पास ये बचेगा। अब इस टर्म में से और इस टर्म में सबसे कॉमन क्या है 1 माइनस टी और 1 माइनस टी कॉमन है तो ये 1 माइनस टी होल का स्क्वायर अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं ये 1 माइनस टी मैंने यहां से कॉमन ले लिया होल का स्क्वायर तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा अंदर मेरे पास एक ही बचेगा 1 माइनस टी। ठीक है यहाँ क्यूब था तो ये दो दो मैंने यहां से उठा लिया दो यहां से उठा लिए पीछे एक ही बचेगा मेरे पास और बाहर आ जाएगा डी टी। अब क्या होगा ये अंदर मेरे पास जो है टी प्लस 1 माइनस टी तो माइनस का टी प्लस का टी कैंसिल हो जाएगा और अब अंदर मेरे पास क्या बच गया 1 माइनस टी का स्क्वायर और ये आ गया डी टी। अब सिंप्लीफाई होके मेरे पास ये चीज बची है तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है फॉर्मूला खोल देना है। कौन सा फॉर्मूला ए माइनस बी होल के स्क्वायर का जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। माइनस को मैं बाहर रख देता हूँ माइनस ये वाला जो माइनस है मैं बाहर ले जाता हूँ इंटीग्रेशन के तो ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है इतना करने के बाद अब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। कैसे होगा ये 1 के साथ dt लगेगा ये dt ही रहेगा 2 बाहर रहेगा t इधर आ जाएगा dt प्लस t का स्क्वायर dt। तो मैंने हर पार्ट पे इंटीग्रेशन लगा दी। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा जैसे हम dx का देखते हैं तो 1 हो जाता है यहाँ उसका ऑपोजिट होगा। dt का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा dt का इंटीग्रेशन हमारे पास t ही होगा और ये लिमिट आ जाएगी s से 2। t का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा t की पावर 1 है 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 t की पावर 2 और वही पावर नीचे आगे डिवाइड भी हो जाएगी तो ये तुम्हारे पास बनेगा इस तरीके से प्लस t की पावर 2 है तो एक ऐड हो जाएगी तो बनेगी t की पावर 3 और वही नीचे भी डिवाइड हो जाएगी लिमिट लग जाएगी s से। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं ये वाला 2 बाहर आ जाए यानी इसको यहीं से ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ये कैंसिल आउट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर ये बचेगा प्लस 1/3 बाहर आ जाएगा और ये टी क्यूब आपके पास अंदर बचेगा। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है ये माइनस को बाहर ही रहने दो 1 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1/3 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब फर्क तो नहीं पड़ने वाला फिर भी। अच्छा जी ये -1 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा ये आपके पास हो जाएगा फिर से माइनस का 1 प्लस 1/3 ये आपके पास 1 ही आएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ये बचेगा आपके पास माइनस माइनस प्लस तो ये बचेगा माइनस का 2 प्लस 1/3। गलत कर रहा हूं मैं वो ये कि माइनस मैंने बाहर लिया हुआ था तो ये अंदर रहेगा तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 और एक माइनस बाहर है तो आपके पास आंसर क्या आएगा माइनस का 1/3 ये है आपका इसके पास आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन का पार्ट है जो कि क्या है फील्ड हमें दी हुई है x² y ये फील्ड में यहां लिख देता हूं फील्ड हमारे पास है x² y i माइनस x³ j। x हमारे पास क्या है cos t मैं कर्ल नहीं निकाल रहा क्योंकि कर्ल ऑलरेडी निकाल चुका हूं और बता चुका हूं कि भाई
कर्ल किस तरीके से निकलता है आपने खुद निकालना है। ओके अच्छा जी, हमारे पास यही दो हैं एक्स और वाई। तो सबसे पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी, जो कि आपके पास बनेगा माइनस साइन टी। अब आते हैं डी वाई, यह आपके पास बनेगा कॉस टी। ठीक है, अच्छा डी टी को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस साइन टी डी टी, डी वाई इक्वल टू कॉस टी डी टी। एफ वन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई। एफ टू क्या है हमारे पास, माइनस का एक्स थ्री। इस एक्स स्क्वायर वाई की जगह हमने वैल्यू को पुट करना है। तो एफ वन एक्स क्या है हमारे पास, कॉस टी, तो कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा। वाई हमारे पास साइन है तो वो एज इट इज आ जाएगा एफ टू, माइनस एक्स क्या है मेरे पास, कॉस, ये आ जाएगा कॉस क्यूब टी। अब dx को मल्टीप्लाई करा देना है एफ वन डी एक्स। तो इसको अगर मैं dx के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी डी टी एफ टू डी वाई। इसको अगर मैं डी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, माइनस कॉस फोर टी डी टी। ठीक हो गया। इतना करने के बाद अब आपने इनको फॉर्मूला में पुट कर देना है। लिमिट देख लो क्या है, लिमिट है 0 से पाई अपॉन 2। तो लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से पाई अपॉन 2 एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई, पाई अपॉन 2 0। एफ वन डी एक्स क्या है हमारे पास, माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी डी टी, प्लस एफ टू हमारे पास क्या है, माइनस कॉस फोर टी डी टी। इंटीग्रेशन के पाई अपॉन 2 0, अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी डी टी, ये माइनस आ जाएगा। इसको भी हम अलहदा कर देंगे इस पार्ट से, इसको हम कर देंगे कॉस फोर टी डी टी। ठीक हो गया। इतना करने के बाद अब आपने एक चीज गौर से देखनी है, वो क्या, कॉस स्क्वायर टी का और साइन स्क्वायर टी का एक फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। इसी तरह साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। प्लस माइनस का फर्क है दोनों में, दोनों के फॉर्मूले में। तो इन दोनों की जगह आपने इन दो वैल्यूज को लिख लेना है। तो कॉस स्क्वायर टी की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन स्क्वायर टी की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ठीक हो गया। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, वो है 5 अपॉन 2 0। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम इसे भी कॉस स्क्वायर बनाए ताकि हम उसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा सकें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मेरे पास एक कॉस स्क्वायर टी भी बन गया और वो 2 टू द 4 वापस इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक हो गया। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो वो क्या होता है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये जो अपॉन में दो टू हैं, इन दो टू को मल्टीप्लाई करके यहां से बाहर ले जाओ। क्या बन जाएंगे ये 1/4। अब ये अंदर वाले जो पार्ट है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, माइनस इस वाले फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2 और ये होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, -1/4।
π/2 0। अब आपने यहाँ पर एक चीज और नोट करनी है कि वापस से हमारे पास cos स्क्वायर t बन रहा है, तो वापस से हम फॉर्मूला खोल देंगे, ये 1 एज इट इज रहेगा। फॉर्मूला क्या है इसका, 1 + cos 2। अच्छा एक चीज और, हमारे पास फॉर्मूला क्या है cos स्क्वायर t का, यहां मेरे पास क्या आ रहा है cos स्क्वायर 2t, तो ये वाला जो 2 है ये फॉर्मूला वाला 2 हो गया, ये वाला, और ये जो नेक्स्ट 2 में लगा रहा हूं ये वाला 2 हो गया जो पहले से यहां पर लिखा हुआ है। बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा से देखो। 1 + cos 2t/t होता है फॉर्मूला, पर मैंने एक एक्स्ट्रा 2 लगाया, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा 2 यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने वो लगाया। ठीक है, अब अगला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो हम उसको भी बना देंगे a² + 2ab + b का स्क्वायर। ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये होगा आपके पास 1 - 1 + cos 4t, और ये जो अपॉन वाला 2 था ये मैं बाहर ले जाऊं, 2 4 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 8 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, अच्छा एक चीज और, मैं ये 8 डायरेक्ट नहीं बना सकता, सॉरी गलती हुई मुझसे, ये हमने एलसीएम तो लिया ही नहीं ना, ये एक 1 बाहर है, तो अपॉन में जब मैं पूरे पे एलसीएम ले लूंगा ना, तो ये वाला 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, इसको ओपन करना है, बाकी सब एज इट इज चल रहा होगा। यहाँ पर भी हमारे पास यही वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे 1 + cos 4t/2। बात समझ आ रही है? तो ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पिछले पेज पे जो था। अब एक चीज जरा गौर करनी है आपने, वो ये करनी है कि जब मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा था ये, तो मैंने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये माइनस उसके साथ फिर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। ये देख रहे हैं, ये जब मैं एलसीएम लिया 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर ये जो माइनस था ये अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट ना लगाता तो फिर ये मुझे इस प्लस को माइनस करना पड़ता, मैं डायरेक्ट कर नहीं सकता, स्टेप बाय स्टेप करना है हर चीज को। तो जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा ना, तो ये अंदर वाला प्लस जो है ना ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा 1/4 π/2 0, ये बनेगा 2 - 1 - cos 4t/2। यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ अंदर आपने पूरे में एलसीएम ले लेना है, तो ये पूरा जब आप एलसीएम ले लोगे 2, क्या बनेगा 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 2 × 4 cos 2t + 1 + cos 4t, ऐसा ही कुछ बनेगा बिल्कुल। इस क्वेश्चन में हम चीज वो ये भूल रहे हैं कि हम जब ने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन किया था, तो ये जो 2 था ये 2 के ऊपर भी तो स्क्वायर है, तो ये 2 × 4 हुआ, जब ये 4 हुआ तो हमने उसको बाहर ले गए थे, जो मैं यहाँ पर एक स्टेप खा गया, हम उस 1/4 को यहाँ पर लिखना भूल गए। अच्छा जी, तो 1/4 यहाँ पर आ रहा है साथ साथ, ठीक हो गया। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, -1/4 इंटीग्रेशन 2 और -1 क्या हो जाएगा 1 - cos 4t, ये 2 बार इससे मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 2 4 8, माइनस
1/4। इस 2 को भी बाहर मल्टीप्लाई करा दो तो ये भी हो जाएगा 8। पीछे अंदर क्या रह गया, अंदर देखो तो ये 2 और ये 1 प्लस हो रहे हैं 3 प्लस 4 cos 2t प्लस cos 4t माइनस 1/8। यहां पर π/2 0 dt माइनस cos 4t dt 1/8 π/2 लिमिट्स 3 dt प्लस 4 cos 2t dt प्लस 5.20 cos 4t dt। ठीक हो गया। अब यहां पर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब डायरेक्ट 1/8 एज इट इज आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t π/2 और 0। cos 4t का क्या होगा इंटीग्रेशन, sin 4t अपॉन 4। जो नंबर यहाँ है वही अपॉन में भी चला जाएगा, π/2 0 माइनस 1/8। इस 3 को अंदर लिख लेते हैं साथ में। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t वो यहां पर आ जाएगा ऐसे 0 प्लस 4 cos 2t का क्या आएगा भाई इंटीग्रेशन, sin 2t अपॉन 2 π/2 0 प्लस cos 4t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 4t अपॉन 4। लिमिट्स लगा दो साइड्स पे। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब हमने डायरेक्ट क्या करना है, लिमिट्स लगानी है। तो माइनस 1/8 π/2 माइनस 0 माइनस sin 4 π/2 और ये अपॉन वाला 4 बाहर ले जाते हैं हम। ठीक है, माइनस sin 4 0 ये एक के लिए लग गई। फिर माइनस 1/8 3 पहली होगी π/2, फिर माइनस 3 दूसरी हो गई 0 के लिए, प्लस इसके बाद नेक्स्ट क्या 4 sin 2 π/2 और ये अपॉन वाला 2 जो है ये बाहर ले जाओ, जो कि यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4 पीछे यहाँ आपके पास 2 बचा। माइनस साइन दूसरी लिमिट क्या है 0 प्लस ये अपॉन वाला 4 बाहर ले जाओ 1/4 साइन 4 π/2 और माइनस साइन 4 0। ये लिमिट्स लगाने के बाद अब आप सॉल्व करो कि ये माइनस 1/8 एज इट इज आ जाएगा। ये π/2 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 0 हो गया खत्म, माइनस 1/4। जब ये साइन 4 जब आप ये साइन π/2 की वैल्यू निकालोगे तो रेडियन में कन्वर्ट होना चाहिए आपका कैलकुलेटर, π/2। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास एक मिनट सॉरी साइन 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 7, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस ये भी हमारे पास हो जाएगा 0 साइन 4 0। ठीक हो गया। अगली हमारे पास 1/8। इस 3 π/2 को एज इट इज रहने दो, माइनस ये हो जाएगा 0 प्लस 2 ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 0, ये भी 0 हो जाएगी, प्लस 1/4 ये अंदर वाली वैल्यूज भी हो जाएंगी आपके पास 0।
तो आपके पास अंदर बचा क्या? आपके पास यहाँ पर इस पूरी टर्म में एक ये बचा है -1/8 मल्टीप्लाई बाय π/2, ये बाकी हो जाएगा क्या? 0। फिर आपके पास क्या बचा है? माइनस ये 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3π/2, बाकी आपके पास सारा आगे क्या है? 0 हो गया। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 2 8 जा 16 माइनस π/16। यहाँ क्या आएगा? 2 8 जा 16 और ऊपर क्या बचेगा? 3π। समझ आ रही बात? इस कैल्शियम लोगे 16 तो पाई माइनस 3π, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बनेगा माइनस का 4π/16। अब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो माइनस π/4, ये आपके पास इसका आंसर है इस क्वेश्चन।